नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम बड़ी बहस में बात प्रशांत किशोर की करने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर पर जब कभी भी हम बात करते हैं तो उनके आईटी सेल कुछ ज्यादा ही सक्रिय हो जाते हैं और उनकी सक्रियता इस कदर दिखती है कि सारे भाषाई मर्यादा वो तोड़ देते हैं, लेकिन झुकेगा नहीं, डरेगा भी नहीं। जो सत्य है वो जनता के सामने लाने के लिए जो भी कुछ करना होगा सत्य को सामने लाकर ही रखेंगे। वैसे मैंने एक खबर चलाई है कि किस तरीके से कल जो पूरा नाटक हुआ उसका स्क्रिप्ट दिल्ली में कैसे रची गई थी और किसने रचा था, वो सारी बातें हमने खबर में दिखाई। लेकिन आज हम आपको इस खास बड़ी बहस में सीधे चलेंगे, दिल्ली अभिषेक जी से मिलेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली की मीडिया में प्रशांत किशोर को लेकर क्या चल रहा है। क्योंकि कल जिस तरीके से एक स्क्रिप्ट के तहत उन्हें नायक बनाने की जो कोशिश हुई, फिल्म एक नहीं अनिल कपूर वाला देखे हुएगा कि एकदम नायक बनाया गया था, इतना घंटे के लिए हमें मुख्यमंत्री बना दिया, अब सब कुछ बदल दिए। कुछ इसी तरीके का स्क्रिप्टेड ड्रामा कल पूरे दिन चला था। लेकिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रशांत किशोर को लेकर क्या सोचते हैं, उनके इस आंदोलन को लेकर क्या सोचते हैं, इसको जानने के लिए सीधे चलते हैं दिल्ली। और हमारे साथ अभिषेक जी। नमस्कार अभिषेक जी। जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। ठंड कैसा है? ठंड में तो प्रशांत किशोर सर्दी में भी गर्मी का एहसास पटना से दे रहे हैं, वो आप देख रहे हैं। हाँ। उसके अलावा मौसम का हाल, पटना का तो हाल आज बहुत बुरा है। आज अधिकांश फ्लाइट जो है से लैंड नहीं किया है। नहीं, यहाँ तो है, मतलब कोहरा तो है और विजिबिलिटी कम है, लेकिन वैसी नहीं है। चलिए, तो क्या प्रशांत किशोर को लेकर दिल्ली का जो लुटियन जोन है क्या सोच रही है, जो कुछ भी देखिए, प्रशांत किशोर को लेकर कहीं कोई चर्चा नहीं है। हकीकत यही है, प्रशांत किशोर का एक मैनेज्ड मीडिया है। आप समझ सकते हैं कि मैनेज मीडिया से मेरा आशय क्या है। कई सारे लोग हैं उसमें, कई सारे लोग हैं जो प्रशांत किशोर के पीआर के तौर पर मीडिया में रहते हुए काम करते हैं। कहीं सरसों के खेत में जाकर इंटरव्यू लेते हैं बिहार पहुंच करके, सो कॉल्ड गोदी मीडिया के एंकरानी। कुछ लोग पहुंच जाते हैं प्रशांत किशोर को हाइप देने। अब मैं आपको बता दूं, एक घटना बताता हूं कि इन्हीं में से एक पीआर की बात मैं कर रहा हूं। दरअसल मैं एक सोशल मीडिया चैनल में काम करता था जो एक बड़े मीडिया समूह से संबंधित है। उसके जो एक संपादक महोदय है, वो संपादक महोदय बिहार के विधानसभा चुनाव के वक्त हमसे बोले कि आप एक ऐसी स्टोरी बना दीजिए जिस पर हमें वीडियो करना है, जिसमें बिहार के एक डीजीपी से रिटायर हो रहे या वीआरएस ले रहे व्यक्ति, जो जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जगी हुई थी कि ये जनता दल यूनाइटेड में ब्राह्मण जाकर ब्राह्मणों के चेहरे को जो खालीपन है उसे भर सकते हैं। गैर मैथिल ब्राह्मणों का कोई चेहरा नहीं है, गैर मैथिल ब्राह्मणों का कोई चेहरा नहीं है और इनकी पैन बिहार पहचान है एक अच्छे अधिकारी के तौर पर, तो जनता दल यूनाइटेड में उस जगह को भर सकते हैं। मैंने उन संपादक महोदय को कह दिया कि गैर मैथिल ब्राह्मणों की जो बात कर रहे हैं वो इन्हें अपना नेता मानेगा नहीं और नीतीश कुमार इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है कि इनके ऊपर दांव लगाएंगे। नीतीश कुमार किसी डीयू के स्टूडेंट के ऊपर दांव लगा देंगे, लेकिन इनके ऊपर दांव नहीं लगाएंगे, इनके व्यक्तित्व से वो परिचित है। तो ये सारी बातें हो गई। तो एक मैनेज मीडिया जिसकी बात हम कह रहे हैं ना, मैंने वो स्टोरी करने से मना कर दिया और थोड़ी रार भी हुई उनसे मेरी इसी मुद्दे पर। जी अभिषेक जी, ये संयोग है कि वो भी बक्सर के और ये भी बक्सर के, दोनों बक्सरे के पंडित जी हैं। नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। नहीं, मैं जिनकी बात कर रहा हूं वो बिहार के नहीं है संपादक महोदय, वो बिहार के नहीं है। संपादक की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब जिसको चेहरा स्थापित करने गुप्तेश्वर पांडे की बात हो रही है, दोनों बक्सर के, ये भी एक संयोग है। जी, जो बात आप कह रहे हैं संयोग वाली, तो संयोग और प्रयोग की सियासत बिहार में बहुत ज्यादा काम करती नहीं है। बिहार की राजनीति में होता क्या है, बिहार की राजनीति में सबसे पहले सामाजिक समीकरण को दुरुस्त करना होता है। अगर सामाजिक समीकरण को दुरुस्त नहीं करना होता तो आप जरा बताइए, गोपालगंज जिले के रहने वाले लालू यादव कभी गोपालगंज से जिले से कहीं से चुनाव नहीं लड़े, कभी ना लोकसभा ना विधानसभा। जब जनरल सीट थी गोपालगंज तब भी लालू यादव ने चुनाव नहीं लड़ा। आनंद मोहन सहरसा के रहने वाले, वो शिवहर आकर चुनाव लड़ते हैं। आप समीकरणों की सियासत को समझिए कि
समीकरणों की सियासत कैसी होती है, राजनीति की राजनीतिक जो यथार्थ है। सुपौल जिला, और पहले तो मधेपुरा जिला हुआ करता था, वहां के रहने वाले जगन्नाथ मिश्रा हमेशा चुनाव लड़े मधुबनी जिले से, मधुबनी या झंझारपुर से लोकसभा, या फिर झंझारपुर से विधानसभा। तो समीकरणों की सियासत में वो बक्सर के रहने वाले हैं। बक्सर में तो गोपालगंज जिले से भेजे गए थे भाजपा के कैंडिडेट लोकसभा में। क्या हुआ था? क्या हुआ था? आप बताइए ना, क्या हुआ था? सब लोग देखे कि क्या हुआ। तो इसीलिए कह रहे हैं कि बिहार में अंततः सियासत कौन सी होनी है। बिहार में आप भाजपा के विरोध में राजनीति करते हैं तो आपके पास एक डिवोटेड 12-14% वोट होना चाहिए, जिस पर अल्पसंख्यक एतबार कर सके कि हाँ, इसके साथ जुड़ करके हम 30-32-35% पहुंच सकते हैं और हरा सकते हैं। वो वोट बैंक दिखना चाहिए। देखिए, लालू यादव का वोट बैंक 14% है, यादव वोट। नीतीश कुमार का वोट बैंक भी 14 से 16% है। लेकिन लालू यादव का वोट बैंक दिखता है तो अल्पसंख्यक उसके साथ जुड़ जाते हैं। नीतीश कुमार का वोट बैंक चुप्पा वोट है, वो दिखता नहीं है, तो अल्पसंख्यक प्रशंसा तो खूब करते हैं कि नहीं, काम तो खैर किए हैं नीतीश कुमार, लेकिन वोट डालने के समय वो अंततः ज्यादातर लोग लालटेन में चले जाते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का वोट दिखता नहीं है। चाहे महिला वोट हो, चाहे अति पिछड़ा वोट हो, चाहे महादलित वोट हो, वो अपना दिन भर अपने बिजनेस, व्यवसाय, मजदूरी, खेती सब में लगा रहता है और वोट के दिन चुपचाप जाके वोट करता है। उसे राजनीति से मतलब नहीं है। तो राजनीति में वोट होना और वोट दिखना। अब प्रशांत किशोर की बात आप कर रहे हैं, दिल्ली में तो नहीं, लेकिन जो नोएडा का जो लुटियंस मीडिया है, जो भारत खोदो अभियान चला रहा था संभल से, वही भारत खोदो अभियान आजकल बिहार खोदो अभियान में लगा हुआ है राजनीतिक रूप से। अच्छा। तो उस मीडिया को जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है? दिल्ली में बैठकर प्रशांत किशोर को नेता बना रहा है। अच्छा। प्रशांत किशोर या उनका आईटी सेल संतोष सिंह के पीछे पड़ सकता है, लेकिन हम लोग तो यही जानते हैं कि संतोष सिंह तो बिहार में किसी के बाप से नहीं डरे, तो आईटी सेल से क्या डरेंगे? सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि प्रशांत किशोर किस वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। अगर सवर्ण वोट भी अगर वो जोड़ लेते, जो 10% है बिहार में, 10.5% हिंदू सवर्ण, अगर उसे वो जोड़ लेते तो अल्पसंख्यकों को, एक बड़े तबके को लगता कि हाँ भाई, इनके पास, भाई आनंद मोहन ने बिहार में फिजा बनाई थी, वो नतीजों में कन्वर्ट नहीं हुआ, वो अलग बात है 95 में, लेकिन जो फिजा बनाई थी उसमें वो असंभव काम उस आदमी ने कर दिखाया था कि बिहार में सवर्णों को काफी हद तक एकजुट कर दिया था। शहरी इलाके के कायस्थ मतदाताओं को छोड़ दे तो राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण को आनंद मोहन ने पूरे बिहार में काफी हद तक जोड़ लिया था। ये अलग बात है, उसके खिलाफ काउंटर पोलराइजेशन हो गया, लेकिन वो आनंद मोहन ने जोड़ के दिखाया था। प्रशांत किशोर क्या वो जोड़ पाए हैं? नहीं जोड़ पाए। प्रशांत किशोर न अति पिछड़ा में घुस पाए हैं। आप देखिए ना उनकी कैंडिडेट की क्या हालत हुई थी। एक कैंडिडेट उन्होंने दिया था तरारी में, एक कैंडिडेट उन्होंने दिया था वहां, पासवान कैंडिडेट को पासवान वोटर जाकर के मिल गए और इज्जत बचा ली उनके कैंडिडेट की इमामगंज में। तो प्रशांत किशोर के लोग ढोल पीट रहे हैं कि बिहार में प्रशांत किशोर की जड़ें मजबूत हो गई। सियासत में प्रशांत किशोर की जड़ें बिहार में गैर सियासी तरीकों से मजबूत नहीं हो सकती। पैदल चलने से नेता बनना होता तो बहुत लोग नेता बन जाते। बिहार में अरविंद केजरीवाल मॉडल की जो बात होती है, लोग भूल जाते हैं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में विकल्प के तौर पर उभरे थे और विकल्प नहीं होने की स्थिति में लोगों ने अरविंद केजरीवाल को स्वीकार किया था। यहाँ भी तो 30 साल से लोग वही राजनीति देख रहा है, यहाँ भी तो लोग विकल्प की तलाश में है। तो प्रशांत किशोर क्यों नहीं विकल्प हो सकता है? देखिए, प्रशांत किशोर विकल्प इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि बिहार की राजनीति कैसे बदली, बिहार की राजनीति पर इंपैक्ट किसका है? अभी बिहार की राजनीति पे 80 से 90 के बीच के बिहार के शासन का इंपैक्ट है। और वो इंपैक्ट कैसे है? पंडित जी मुख्यमंत्री हटेंगे तो ठाकुर साहब बनेंगे, फिर ठाकुर साहब हटेंगे तो फिर पंडित जी बनेंगे, फिर पंडित जी बनेंगे, हटेंगे तो फिर ठाकुर साहब बनेंगे। यही हो रहा था ना। जगन्नाथ मिश्रा, चंद्रशेखर सिंह, बिंदेश्वरी दुबे, सत्येंद्र नारायण सिंह, भागवत झा आजाद, जगन्नाथ मिश्रा, यही चल रहा था बिहार में। और इस प्रयोग ने, अच्छा उसमें क्या हुआ, एक वीपी सिंह का ग्लैमर आ गया 89 और 90 में, 89-90 में। उस वीपी सिंह के ग्लैमर में ने सबकी आंधी जो है एक तरह से खत्म कर दी, सबकी आंधी खत्म कर दी।
और उस आंधी में लालू यादव आके बैठ गए। और लालू यादव की किस्मत कहें या वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला देता है तो देता छप्पर फाड़ के। फिर लालू यादव के मुख्यमंत्री बनने के 4 महीने के भीतर मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हो गई। और उस मंडल ने बिहार की राजनीति को, यूपी की राजनीति को इतना मथा, इस तरीके से मथ दिया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी का मार्जिनलाइज होने के सिवा या कांग्रेस का मार्जिनलाइज होने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। नहीं बचा था। नहीं बचा। और उस परिस्थिति में अब क्या हो सकता है? अति पिछड़ा वर्ग एक सबसे बड़ा वर्ग है। अति पिछड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर लेकिन सरकार नहीं बना सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ तो सिर्फ 24% अति पिछड़ा का ही उम्मीद वो कर सकती है। 36.5% में 12.5% तो अल्पसंख्यक है। अभिषेक जी, अरे मुख्यमंत्री बनने के बाद नुकसान पहुंचा सकता है ना, जैसे चिराग ने नुकसान पहुंचाया, ये नुकसान भी पहुंचाने की स्थिति में आ जाएगा ना। जिसके लिए ये काम कर रहा है, जो उसको जिसके इशारे पर ये सब कुछ कर रहा है, अडानी का पैसे पर सब कुछ फेल हो रहा है, अब समझ ही सकते हैं कि किसको डैमेज करने के लिए राजनीति में है। तो डैमेज तो कर ही देगा ना जी। वो भी नहीं कर पाएगा। देखिए डैमेज हमें लगता है कि अगर भाजपा वाली सीटों पर वो ज्यादा करने की स्थिति में है। चिराग पासवान और इनमें एक फर्क है। फर्क क्या है? चिराग पासवान दलित थे, उनका 5% डिवोटेड वोट था पासवान का, जो कहीं ट्रांसफर करा सकते हैं, जिस गठबंधन में चले जाए वो कहीं ट्रांसफर करा सकते हैं चिराग पासवान। नीतीश कुमार का वोट बैंक भी ट्रांसफर तभी होता है किसी गठबंधन को जब उसे भरोसा होता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे चुनाव के बाद। अगर नीतीश कुमार अपने वोटर को कह दे कि हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं, नीतीश कुमार का वोटर नहीं ट्रांसफर होगा। लेकिन जो 14% या 16% जो भी आप कहें, लेकिन जो चिराग पासवान का वोटर है उसको मुख्यमंत्री बनाने से मतलब नहीं है। वो जिधर जाएंगे उधर लेके चले जाएंगे अपने वोट को। तो उस वोट के सहारे हर विधानसभा सीट पर 10,000 8,000 की कैपेसिटी तो है पासवान वोटर की। और उतनी कैपेसिटी बिहार में जब है 10,000 8,000 की, तो कैंडिडेट जिस जाति से आता है उस जाति के लोगों में लगा कि नहीं भाई, हम दोनों अगर एक हो जाएं और कहीं अल्पसंख्यक का दिमाग फिर गया तो चुनाव जीता जा सकता है। तो 10,000 कैंडिडेट की जाति का वोट, 10,000 चिराग की जाति का वोट, और उम्मीद पाल के बैठा कि अल्पसंख्यक या दलित कोई आ जाएगा साथ में, तो वहां खेला हो गया। अब प्रशांत किशोर तो पंडित जी हैं। पंडित जी लोग देखिए, पंडित जी लोगों को, जैसे चिराग पासवान अपने वोटर को भरमा लेते हैं, पंडित जी लोगों को अपर कास्ट को कोई भरमा पाएगा क्या? अपर कास्ट को कोई भरमा देगा? ऊपर से नीतीश कुमार ने जाति जनगणना करा दी, तो देखिए रितु जायसवाल का क्या हाल हुआ। वैश्य जो एक होकर वोट करता था वो भी जातियों में बट गया। क्या हुआ रितु जायसवाल का? शिवहर में जो सबसे ज्यादा वैश्य समुदाय था वो बोला कि नहीं भाई हमारी जाति की नहीं है, हमारी संख्या ज्यादा है, हम इनको वोट नहीं देंगे। वो सीधे चले गए वोट देने नरेंद्र मोदी को, अपनी जाति देखने लगे उसमें। तो अब जो परिस्थिति है, मुझे नहीं लगता कि प्रशांत किशोर नुकसान पहुंचा पाएंगे। आप ये भी बताइए, सबसे पहले राजनीति में कामयाब होने के लिए बहुत सामान्य सा फॉर्मूला है, आपकी बिरादरी आपको अपना नेता माने। गांधी परिवार मंडल आयोग के बाद क्यों फेल हो गया उत्तर भारत की राजनीति में? इसलिए कि गांधी परिवार को ब्राह्मण अपना नेता मानते थे। ये बहुत बड़ा सत्य था पंडित नेहरू के जमाने से। मंडल आयोग के बाद कांग्रेस पार्टी हिंदी भाषी भारत में हिल गई, और उसके बाद गांधी परिवार को ब्राह्मणों ने नेता मानना छोड़ दिया। इसलिए छोड़ दिया क्योंकि कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं थी। तब ब्राह्मणों ने अटल बिहारी वाजपेयी को एक नेता चुन लिया। सब जगह मंडल के साथ हो गए धर्मनिरपेक्षता के नाम पे। नहीं, ब्राह्मणों ने अटल बिहारी वाजपेयी को अपना नेता मान लिया। ये भी देखिए, सवाल ये था। हाँ, ये वही कह रहे हैं ना। अब सवाल यह है, प्रशांत किशोर को क्या बिहार के ब्राह्मण एकजुट होकर नेता मानने के लिए तैयार हैं? लालू यादव तभी नेता थे जब यादव उनके पीछे खड़े हुए। राम लखन सिंह यादव के साथ खड़े बिहार में गोलबंद हुआ करते थे यादव, उनके इशारे पर, एक इशारे पर। उस वोटर को लालू यादव ने अपने पीछे खड़ा किया, तब लालू यादव नेता बने। मुख्यमंत्री बना दिया, ठीक है, चंद्रशेखर और शरद यादव और पूरा खेल हुआ, रघुनाथ झा को खड़ा करके वो मुख्यमंत्री बना दिए गए। लेकिन नेता तो बने तब जब यादवों ने उन्हें अपना नेता माना। आनंद मोहन 1995 में नेता कब बने थे? जब राजपूतों ने उन्हें अपना नेता माना, तभी दूसरे अपर कास्ट उनके साथ खड़े हुए।
नीतीश कुमार नेता कब बने? जब कुर्मी समाज ने उन्हें अपना नेता माना। मुलायम सिंह यादव तब नेता बने जब उन्हें यादवों ने नेता माना। हुड्डा को देखिए जाटों ने अपना नेता माना। प्रशांत किशोर जाति नहीं जमात की राजनीति करते हैं। कहां आप जाति में उनको घेरना चाहते हैं? अरे भाई आप क्या कह रहे हैं? आप देखिए, आप भी वास्तविकता समझते हैं, हम भी वास्तविकता समझते हैं बिहार की। जमात तभी आपके पास जुड़ेगा जब देखेगा कि इनके पास तराजू पर बटखरा होता है ना, तो जमात का काम होता है बटखरे के ऊपर जुड़ जाना। देखेगा कि इनके पास इनके 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 पलड़े पर कुछ बटखरा है ठीक ठाक, जिस पर अपना बटखरा जमात अगर चढ़ा दे तब जाकर के वो पलड़ा कहीं भारी होने की उम्मीद रखता हो, तभी वो जुड़ेगा। जब भारतीय जनता, एक चीज बताइए, जब भाजपा नहीं थी मजबूत पार्टी या जनसंघ, तब क्या अटल बिहारी वाजपेयी की पहचान नहीं थी? तब क्या उनका सम्मान नहीं था? तब भी वो पूरे देश के नेता थे, तब भी उन्हें सुनने के लिए भीड़ आती थी। लेकिन कितने कैंडिडेट, कितने वोट आते थे? आपके लोकसभा सीट पर अटल बिहारी वाजपेयी को सुनने हजारों की संख्या में लोग आए होंगे दूसरा सुरक्षित में। कामेश्वर चौपाल को कितना वोट मिला था? आप बताइए। तो सवाल ये है कि प्रशांत किशोर बड़ी अच्छी बात करते हैं, लोग कहेंगे हाँ ठीक है, बढ़िया बात करते हैं। नीतीश कुमार 95 में आए तो लोगों ने कहा कि हाँ भाई बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, सब ठीक है। लेकिन उनके पीछे लोग कब जुड़े? 2005 आते आते जुड़ने का वक्त पूरी तरह से आया नीतीश कुमार के पीछे। और तब तक नीतीश कुमार के योगदान, नीतीश कुमार ने अपनी छवि भी बनाई, बतौर रेल मंत्री, बतौर भूतल परिवहन मंत्री, छवि भी बनाई, बतौर कृषि मंत्री। लेकिन नीतीश कुमार के साथ जुड़ने वाली जमात को आगे बढ़ाने में लालू यादव के शासनकाल की भी भूमिका थी, राबड़ी देवी के शासनकाल की। उसने भी वो परिस्थितियां पैदा की। आज बिहार में क्या स्थिति है? लोग कहते हैं बदलाव होना चाहिए, लोग ये नहीं कहते कि नीतीश कुमार का शासन खराब है। लोग यही कहते हैं कि हाँ, लोअर ब्यूरोक्रेसी, चाहे रजिस्ट्री ऑफिस हो, चाहे अंचल ऑफिस हो, चाहे बीडीओ ऑफिस हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाला डीटीओ ऑफिस हो, हर जगह बिना लाल हरा नोट देखे हुए काम नहीं होता है, बिना चॉकलेट थमाए काम नहीं होता है। लोग ये जरूर कहते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है, लेकिन ये लोग नहीं कहते कि जो दूसरे लोग नीतीश कुमार के सामने खड़े हैं वो आके भ्रष्टाचार को रोक देंगे। ये कोई नहीं कहता है। भाई सवाल ये है, लालू यादव के शासनकाल के खिलाफ लोगों को लगा कि नीतीश कुमार ये सब बंद करा देंगे, तो लोग उनके साथ गए। और शीला दीक्षित के खिलाफ लोगों को लगा, कोई एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ी नहीं थी शीला दीक्षित के खिलाफ, लोगों को लगा कि नहीं भाई बिजली और पानी का बिल है, इससे सब लोग परेशान हैं, ये आकर के कम कर देंगे। तो दिल्ली में लोग जुड़ गए। यहां जाति की राजनीति नहीं थी उस तरह से, लेकिन लोग जुड़ गए। सवाल यही है कि आखिर आपके साथ लोग जुड़े तो क्यों जुड़े? आपने बिहार को ये कौन सा मॉडल दिया है और कौन सा सामाजिक समीकरण प्रस्तुत किया है? कल देखते हैं, कल जिस तरीके से गांधी की तरह उन्होंने जमानत नहीं ली, जज को अपना फैसला बदलना पड़ा। अब तो भाई इससे बड़ा और क्या चाहिए दिखाने के लिए? देखिए, अब इस चीज को अगर आप कह रहे हैं कि जज को फैसला बदलना पड़ा, कंडीशनल बेल से अनकंडीशनल बेल तक आना पड़ा, अगर इसी पर अगर राजनीति होनी होती तो बहुत लोग इस देश में नेता बन जाते, बहुत लोग नेता बन जाते। अन्ना हजारे ही देश के प्रधानमंत्री बन जाते, नरेंद्र मोदी नहीं बनते, दूसरा कोई नहीं बनता। सवाल यह है कि राजनीति के लिए राजनीति करने आना चाहिए। आप तो देखे हैं संतोष जी, कई बार ऐसा होता है, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया, ही क्या कहते हैं, ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बना दिया, नीतीश कुमार को 2015 में नीतीश कुमार है, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। राजनीति इसको समझ में नहीं आएगा भाई, इतना रेड्डी को बना दिया मुख्यमंत्री, कहता ही है ना भाई हम कितना मुख्यमंत्री बनाए हमको ही याद नहीं है। तो तब तो एक चीज बताइए, सुनिए ना संतोष जी, आपको एक चीज बताते हैं, एक चीज आपको बताते हैं। जॉन राइट और गैरी कर्स्टन ये कोई बहुत महान क्रिकेटर नहीं थे, समझ रहे हैं ना, ये साधारण क्रिकेटर थे, लेकिन बड़े अच्छे कोच साबित हुए। जॉन राइट तो अपने समय में न्यूजीलैंड के सबसे खराब फील्डर माने जाते थे, लेकिन महान खिलाड़ी भी कोच बने। कपिल देव रोते हुए इस्तीफा दिया था मीडिया के सामने। विवियन रिचर्ड वेस्ट इंडीज के कोच बने, वो भी रोते हुए इस्तीफा देके गए। ग्रेग चैपल भारत के कोच बने, ग्रेग चैपल बेइज्जत कर, ग्रेग चैपल की वन और क्रिकेट इतिहास के 10 महानतम बैट्समैन की सूची बनाएंगे तो एक नाम ग्रेग चैपल का होगा। लेकिन कोच के तौर पर क्या साबित हुए?
और साधारण खिलाड़ी अच्छे कोच साबित हुए। बॉब वुल्मर, कभी आपने सुना है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बॉब वुल्मर का कोई बड़ा नाम हो? 2 या 4 टेस्ट मैच खेले थे, लेकिन बॉब वुल्मर के लिए बाजार सज गया था। तो प्रशांत किशोर बॉब वुल्मर हो सकते हैं, जॉन राइट हो सकते हैं, प्रशांत किशोर कोचिंग देते देते महान खिलाड़ी नहीं हो सकते हैं। अगर चाणक्य को ही लगता कि भाई हम ही शासन कर लेंगे तो क्या जरूरत थी चंद्रगुप्त को नर्चर करके लाने की? तक्षशिला से आए थे, वही प्रोफेसर थे, वही पढ़ाते थे। आज तक्षशिला फ्रंटियर में पढ़ता है। ये अलग बात है, पटना में नरेंद्र मोदी 2013 में रैली कर रहे थे, तक्षशिला को भी बिहार में बता दिया था। खैर, उनका इतिहास ज्ञान है, उनका जनरल नॉलेज है, उनका इतिहास पढ़ के अगर लोग यूपीएससी का तैयारी करें तो शायद नीचे से टॉप करेंगे। बीपीएससी में उसी तरीके का क्वेश्चन पूछा है 2023 में जनगणना में कौन राज्य जो है तो सबसे बड़ा साक्षर राज्य है। हाँ, तो यही तब सवाल ये है, पहली चीज ये है कि प्रशांत किशोर से पूछा जाए कि बीपीएससी को आप कितना समझते हैं, क्या मुद्दा है, कुछ बता पाएंगे? यूएनओ में नौकरी करना, सिस्टम को समझना और शासन करना, दोनों 2 चीजें हैं। के कामराज कभी स्कूल नहीं गए थे? नहीं, प्रशांत किशोर तो भाई उपचुनाव में 4 जगह लड़े तो 4 जगह तक महागठबंधन को नुकसान हुआ, इसको फायदा हुआ। आपको वजीरगंज देखिए, मतलब आज तक सुरेंद्र यादव चुनाव में नहीं हारे, नीतीश कुमार बहुत प्रयास किए हराने के लिए, नहीं हारे, इस बार तो हरा दिया। ये तो अच्छा, एक चीज बताइए, अगर प्रशांत किशोर के कैंडिडेट अमजद चुनाव नहीं लड़ते तो क्या सुरेंद्र यादव के बेटे चुनाव नहीं हारते? आप वोटों का अंतर देखिए, और प्लस जो माइनॉरिटी वोट था, आप जाकर के पूछिए उस विधानसभा में, सुरेंद्र यादव के परिवार के एकाधिकार से वो भी कहीं ना कहीं परेशान था। मुसलमानों को जेडीयू से दिक्कत थोड़े है, आप किसी से बात कीजिए, सब कहते हैं क्या नहीं, शासन तो नीतीश जी ठीक किए हैं, दिक्कत यही है कि बार बार भाग जाते हैं इधर से उधर। इतने बात बोलेगा आपको, कहीं भी चौक चौराहा पर जाइए। नीतीश कुमार के खिलाफ तो बिहार का अल्पसंख्यक और खासकर पसमानदा और महिलाएं हैं ही नहीं। तो क्या आपको लगता है कि ये जो चल रहा है प्रशांत किशोर को बिहार की राजनीति में स्थापित करने की जो कोशिश चल रही है, कामयाब नहीं होगा? मुझे लगता है प्रशांत किशोर ने ट्रैक गलत चुन लिया है। पहली चीज आपको ये बताएं, बिहार में दलित चेहरे को आगे करके चुनाव नहीं जीता जा सकता, नंबर 1 बात। भोला पासवान शास्त्री, रामसुंदर दास जी, जीतन राम मांझी जी, सब लोग आए, विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया। रामसुंदर दास तो बहुत अच्छे प्रशासक थे, लेकिन विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं बना पाए। सवाल है कि बिहार में राजनीति कौन सी हो सकती है? बिहार में राजनीति 2 ही 3 हो सकती है। बिहार में हो सकती है या तो ओबीसी राजनीति, ईबीसी राजनीति, और एक छोटी सी उम्मीद है सवर्ण राजनीति की। लेकिन सवर्ण राजनीति, दिक्कत यह है कि संतोष सिंह के प्लेटफॉर्म पर अगर हम इस बात को बोलेंगे तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि देखिए संतोष जी के मन लायक बात बोल रहे हैं। बिहार में सवर्ण राजनीति की कामयाबी की कोई संभावना जो कि बहुत कम है, अगर दिखती है तो वो राजपूत लीडरशिप के नेतृत्व में ही दिखती है, अन्यथा पोस्ट मंडल एरा में नहीं दिखती है। भारतीय जनता पार्टी ने राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ क्यों 2 मुख्यमंत्री ठाकुर बनाए यूपी में? क्योंकि उसे उम्मीद थी कि यहां पर हम अति पिछड़ा वोटों को इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, पेश करके नहीं बनाया, जीतने के बाद बना दिया और हालात उस अनुकूल बना दिए। पेश करके तो आप राजपूत को पेश कीजिए, ब्राह्मण को पेश कीजिए, भूमिहार को पेश कीजिए मुख्यमंत्री का चेहरा, आप जीत नहीं सकते। हाँ, एक बार बना करके जीत गए गलती से, उसके बाद बना दे कोई पार्टी और उसके बाद सामाजिक हालात को बदल दे, अति पिछड़ा वर्ग को, महादलित वर्ग को अपने फोल्ड में लेकर आ जाए, वो अलग बात है। लेकिन पेश करके किसी भी सवर्ण को, किसी भी राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, कायस्थ को पेश करके कोई नहीं जीत सकता। आज प्रशांत किशोर का जो चेहरा है, जो रिटायर्ड आईएफएस अफसर है या शायद वो जो किए थे, जो चेहरा बने हुए, उनका नाम भी हमको याद नहीं आता है, कौन है? भूल गए। हाँ, भूल गए। अब बताइए, आंदोलन में कहीं दिखाई भी नहीं दिए वो। भाई उनसे ज्यादा बेहतर मैं आपके प्लेटफॉर्म से ही एक सलाह दे देता हूं प्रशांत किशोर को। चलिए, लोग कहते हैं कि सलाह नहीं देनी चाहिए बिन मांगी, लेकिन हम दे देते हैं। प्रशांत किशोर अगर रितु जायसवाल को ले जाके नेता बना देते तो बिहार में उनकी स्थिति ज्यादा बेहतर होती कि यही हमारी मुख्यमंत्री है। क्योंकि रितु जायसवाल जी की छवि अच्छी है, रितु जायसवाल पिछड़े वर्ग से आती है, और रितु जायसवाल बिहार में नीतीश कुमार के महिला वोट बैंक पे भी सेंध लगा सकती थी, पिछड़े वर्ग से भी थी,
और उनके साथ साथ अरे वो एक तो राजद के अट्रैक्शन भी था। प्रदेश अध्यक्ष बन रही है, वो तो राजद की प्रदेश अध्यक्ष बन रही है, कहाँ यही आपको मैं इसे कह रहा हूं। नहीं मतलब एक बात हम कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को राजनीति करने आता तो इस तरह के चेहरों पर दांव लगाते। चलिए राजनीति करने के लिए देखिए, राजनीति मतलब करने के लिए राजनीतिक आदमी ये चाहिए। जो कुछ भी अभी दिखा है बीपीएससी परीक्षा हम्म के आंदोलन को लेकर, वो हम्म। सारी चीजें जो है फौरी साबित होगी। इससे प्रशांत किशोर जो है नेता बनकर उभरे या स्थापित हो, ऐसा आपको नहीं दिख रहा है? फाइनल कमेंट, यस और अच्छा, नो में। एक फाइनल कमेंट हम आपको कह रहे हैं कि इससे प्रशांत किशोर को कोई फायदा नहीं होगा। और एक चीज और इसमें जोड़ देते हैं, उन बेचारे बीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों की चर्चा इसमें कहां छूट गई? हर जगह चर्चा हो रही है, प्रशांत किशोर नेता बन गए। अरे वो नेता बनने गए थे कि छात्रों को न्याय दिलाने गए थे? उनका मुद्दा कहां गया? कहा हम गया? लोग भी सीसेट आंदोलन किए थे यूपीएससी का। हर दल के लोग आए थे, रघुवंश बाबू आए थे, उसके बाद धर्मेंद्र यादव आए थे, पप्पू यादव जी आए थे, सब लोग आए थे, हर पार्टी के लोग आए थे। ये अर्जुन राम मेघवाल भाजपा सांसद थे, वो भी आए थे। लेकिन हमारे मंच से कोई आके नेता तो नहीं बन गया ना, जो छात्रों का कॉज था उसके पक्ष में खड़ा हुआ, तभी वो आंदोलन सफल हुआ। चलिए यहाँ आंदोलन करके आप छात्रों को न्याय दिलाने वो नहीं आए थे, यहाँ आए थे कूद के नेता बनने। तो भाई लोग भी समझते हैं, बिहार उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है, लालू यादव जो कहते हैं। चलिए लोग बहुत समझता है बहुत आंदोलन क्या होता है, राजनीति क्या होती है। जी चलिए दोनों का फर्क समझता है। चलिए बहुत बहुत जी। धन्यवाद अभिषेक जी। तो ये हमारे साथ दिल्ली से अभिषेक जी थे। बिहार के लोग आंदोलन और राजनीति का जो फर्क है वो फर्क समझते हैं। चलिए इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।